होलाल केरे चीतलदुर्ग जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो मैसूर राज्य का नॉर्दर्न मोस्ट ज़िला भी है और जिसकी नॉर्थ ईस्ट की ओर मद्रास प्रांत में बेल्लारी और नॉर्थ वेस्ट में बॉम्बे प्रांत से सीमाएं लगती हैं। ये लंबे समय से आदमखोर बागों द्वारा की गई घटनाओं का केंद्र रहा है और ये मानने के अच्छे सबूत हैं कि ये इलाका बागों का निवास स्थान था, जिन्हें मानव मांस का स्वाद विरासत में मिला था। लगभग 10 साल पहले इस क्षेत्र में मानव हत्याओं के कई मामले सामने आए थे, जिसे मैसूर गैजेट में एक विज्ञापन देकर बिना किसी बिग गेम लाइसेंस की आवश्यकता के बिना बागों की मुफ्त शूटिंग के लिए खोल दिया गया था। उस समय बेंगलोर में एक बहुत ही स्पोर्टिंग शिकारी कपल था, एंगस मैक्टविश और उनकी पत्नी, जो एक बाघ, विशेष रूप से एक आदमखोर को मारने के इच्छुक थे। और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि हम 3 लोगों की एक पार्टी बनाएं और 4 सप्ताह उसे मारने की कोशिश में बिताएं। हम मैक्टविश की कार में बेंगलोर से चीतलदुर्ग तक गए, जहां हमने जिला वन अधिकारी यानी DFO को हाल ही में हुई हत्याओं और वे कहां हुई थी के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाया। यह अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव था और उन्होंने हमें बताया कि मौजूदा आदमखोर की बीट चीतलदुर्ग शहर के भारी इलाके से लेकर होलाल केरे शहर तक फैली हुई थी, जो साउथ वेस्ट दिशा में लगभग 10 मील दूर थी और वहां से 9 मील दक्षिण की ओर होसदुर्गा नाम के छोटे से गांव तक फैली हुई थी, जहां हाल ही में 2 इंसानों को बाघ द्वारा ले जाया गया था। बताया गया था कि होसदुर्गा से बाघ की गतिविधियां पूर्व की ओर मारी कानवे के विशाल जलाशय की सीमाओं तक बढ़ती गई थी, जो एक विशाल झील है और जिसमें काफी बड़ी मछलियां और मगरमच्छ रहते हैं। वास्तव में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आदमखोर को एक पुराने किले के खंडरों के बीच देखा गया था, जो योगी मठ नाम की एक छोटी पहाड़ी पर बना था, जो शहर के दक्षिण भाग में स्थित थी। मैं जानता था कि इस पुराने किले के आसपास लंबे समय से भालू और तेंदुओं का आना जाना लगा रहता था। साथ ही कभी कभार बाघ भी यहां आ जाते थे। लेकिन आगे सलाह मशवरा करने के बाद और लोकल रिपोर्ट सुनने के बाद हमने होलाल केरे और होसदुर्गा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, जहां हमने परिस्थितियों के अनुसार अपना ऑपरेशन सेंटर या हेडक्वार्टर स्थापित किया। अगली सुबह जल्दी निकलते हुए हम 1 घंटे के भीतर होलाल केरे पहुंच गए, जहां एक नरभक्षी के होने की स्थिति के साथ घबराहट, उत्तेजना और खौफ की सामान्य स्थिति हमेशा बनी रही थी। हमें हर तरह की कहानियां सुनाई गई थी, उनमें से कुछ पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी थी, और इन कहानियों से हम केवल इतना ही समझ पाए कि आदमखोर एक बहुत ही चतुर जानवर था। वो हर जगह घूमता था और सबसे अनएक्सपेक्टेड लोकेशंस पर अचानक से प्रकट होने की क्षमता रखता था। एक अफवाह ये भी थी कि यहाँ खजूर के पेड़ों का एक विशाल बागान होता था, जिसके बीच बीच में लैंटेना की घनी झाड़ियाँ फैली हुई थी, जो होलाल केरे से होसदुर्गा तक जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर स्थित थीं। ये प्लांटेशन होलाल केरे के भारी इलाके से ही शुरू होती थी। हमें बताया गया कि सड़क पर इसके पगमार्क्स लगभग रोजाना देखे जाते थे और हमें सलाह दी गई थी कि हम पूरी रात दोनों स्थानों को जोड़ने वाले उस 9 मील ट्रैक पर ऊपर नीचे घूमें, जब हम निश्चित रूप से देर सबेर आदमखोर से मिलते, खासकर तब जब हम पाम ग्रूव से होके गुजरते। उस रात हम 7 बजे निकले और होलाल केरे को 1 मील पीछे छोड़ दिया था, जब पाम के पेड़ों की लंबी फैली हुई पत्तियां हमें दिखाई दी। पेड़ों की कांटेदार तनों पर पड़ी लैंटेना की घनी झाड़ियों ने दृश्य को पूरी तरह से छिपा दिया था। इस पॉइंट से हम सभी दिशाओं में स्पॉटलाइट चमकाते हुए
कछुए की गति से आगे बढ़े, जबकि गाड़ी की चमचमाती हेडलाइट्स हमारे सामने सड़क पर घूम रही थी। आधे मील तक इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमें एक बहुत ही काला बालों वाला आदमी मिला, जो हमारे दाहिने और लगभग 15 फीट ऊंचे एक पाम के पेड़ पर चढ़ गया था, जो शराब पीने में व्यस्त था और छोटे पीले रंग के आधे पके पाम के खजूरों को खाने में व्यस्त था, जो नुकीले पत्तों के बीच गुच्छों में लटके हुए थे। हम उसके पास पहुंचे और हमने अपनी कार रोकी। तभी वह अजीब आदमी नीचे उतरने लगा। हालांकि आधे रास्ते उतरते हुए वह रुका और उसने हमारे चारों ओर देखा। तभी मेरे साथी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनका वो अजीब आदमी आखिरकार एक स्लॉथ बेर यानी एक भालू निकला, जो दरअसल खजूर खाते समय परेशान हो गया था। मुझे शुरू से ही पता था कि ये एक भालू था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे साथी इसे खुद पहचाने। अपनी .3005 स्प्रिंगफील्ड राइफल से मिसेस मैक्टविश ने कार से एक अच्छा शॉट मारा, जिससे भालू एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। फिर हम कुछ भी देखे बिना हौसदुर्गा की ओर चल दिए। हुलाल केरे लौट आए और प्रत्येक दिशा में 2 बार आगे और पीछे गए, लेकिन अपनी अंतिम वापसी यात्रा में भालू के शव के पास एक लक्कड़ बग्गे के अलावा हमने कुछ और नहीं देखा। इस डर से कि अगर हमने भालू के शव को अब और वहां छोड़ा तो वह नष्ट हो जाएगा और उसकी खाल किसी काम की नहीं रह जाएगी। इसलिए हम तीनों ने भारी प्रयास से मैक की कार के इंजन और मडगार्ड के बीच स्थित बोनट पर उसके भारी शरीर को कामयाबी से रखा। लंबे होने के बावजूद भालू के बाल फिसलन भरे होते हैं और इस जानवर के किसी भी हिस्से को मजबूती से पकड़ना सबसे कठिन होता है, जो वजन उठाते ही किसी की भी उंगलियों से फिसलने लगता है। अगली सुबह हमने हुलाल केरे के ट्रैवलर्स बंगले में चाय पी, साथ में गरम दलिए का सेवन भी किया और बेकन और अंडे भी खाए, जिसे मिसेस मैक्टविश ने बेहतरीन तरीके से तैयार किया था। फिर भालू की खाल उतारने के बाद हमने 2 हाल ही में हुई मानव हत्याओं के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हौसदुर्गा जाने का फैसला किया। दिन के उजाले में खजूर के बगानों को पार करने से हमें आसपास की डेंसनेस और लैंटेना की झाड़ियों का पूरी तरह से एहसास हुआ, जिसे एक रात पहले समझना असंभव था, और ऐसी जगह में बाघ को देखने या गोली मारने की उम्मीद बहुत कम थी। हौसदुर्गा में हमें पहले की 2 त्रासदियों की कहानी सुनाई गई। पहली घटना लगभग 3 सप्ताह पहले हुई थी। 11 साल की एक लड़की, जो संयोग से अमलदार के ताल्लुक की दूर की रिश्तेदार थी और जो गांव के बाहरी इलाके में एक घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी, उसके साथ घटी थी। रात 8 बजे वह अपने घर से बाहर गई थी, शायद नेचर्स कॉल को अटेंड करने के लिए, और उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया था। ना ही उसके भाग्य को स्पष्ट करने वाली कोई चीख या आवाज सुनाई दी गई थी। उसके घर न लौटने से चिंतित होकर उसके माता पिता लालटेन लेकर उसके पीछे गए, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। ना ही जमीन पर कोई निशान दिखाई दिया। डर के कारण उन्होंने ग्रामीणों को जगाया और लगभग 2 घंटों में 50 लोगों की एक पार्टी लालटेन, डंडे, कुल्हाड़ी और 2 मजल लोडिंग बंदूकों के साथ लड़की की तलाश में आगे बढ़े। हालांकि उस रात के अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं मिला। अगले दिन और प्रयास किया गया तो लड़की के फटे हुए अंडरवेयर के कुछ टुकड़े आधा मील दूर कांटों के बीच उलझे हुए मिले। उस छोटी बच्ची के अवशेषों का भी कभी कुछ पता नहीं चल पाया था। दूसरी हत्या 12 दिन पहले हुई थी। मारी कानवे का जलाशय पूर्व में लगभग 5 मील दूर स्थित था। इसके किनारे से लगभग आधे रास्ते में एक छोटा सा झरना था, जहां एक छोटा लेकिन काफी गहरा पुल बन गया था, जो उस ट्रैक के करीब था जहां से आदमखोर उसे पार करता था। इस तालाब का उपयोग
गांव के दो भाई जो पेशे से धोबी थे, वो कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उनके पास 3 गधे थे जिनका उपयोग तालाब से कपड़े धोने के बाद उन्हें लाने ले जाने के लिए किया जाता था। उस शाम लगभग 5 बजे उन्होंने अपना काम पूरा किया और घर की ओर गधों के साथ लौट रहे थे। ऐसा कहा जा सकता है कि ये 3 जानवर उनका एकमात्र स्टॉक इन ट्रेड थे। उनकी विशेष देखभाल की जाती थी। एक भाई आगे चलता था और उसके बाद लाइन में 3 गधे चलते थे और फिर दूसरा भाई पीछे चलता था। वे हौज दुर्गा से 1 मील दूर थे जब एक बाघ ने छिपकर छलांग लगाई, आगे चलते व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके आवाज निकालने से पहले ही उसके साथ वहां से गायब हो गया था। पीछे चलते उसके भाई ने यह देखकर कि क्या हुआ था, उसने अपना आपा खो दिया और वापस तालाब की ओर चला गया जहां से वे अभी अभी निकले थे। रात 8 बजे जब ना तो गधे और ना ही भाई हौज दुर्गा पहुंचे तो उनकी दोनों बीवियां चिंतित हो गईं और उन्होंने पूरे गांव में हलचल फैला दी। रात 10 बजे तक लालटेन, लाठियों और निश्चित रूप से 2 मजल लोडिंग बंदूकों के साथ पुरुषों की एक दूसरी खोज पार्टी भाइयों की खोज में निकल पड़ी। कुछ ही देर में उनकी नजर 3 लापता गधों में से एक पर पड़ी जो ट्रैक के बीच में आराम से बैठा था। कपड़े धोने का बंडल अभी भी उसकी पीठ पर बंधा हुआ था। आगे तालाब से 1 फरलोंग की दूरी पर उन्हें वह आदमी मिला जो हमले के दौरान भाग गया था। उसके भाई के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद जंगल में खुद को अकेला पाकर वह डर के मारे बेहोश हो गया था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें ऊपर की ओर थीं। लगभग 1 घंटा बीत चुका था जब वह उस खौफनाक समाचार को सुनने के लिए होश में आया। उसके साथ पार्टी फिर उस स्थान पर लौट आई जहां हमला हुआ था, जहां लापता व्यक्ति की तलाश का आधा अधूरा प्रयास किया गया। स्वाभाविक रूप से ये खोज असफल साबित हुई और अगले दिन लौटने का निर्णय लिया गया। दिन के उजाले में पार्टी फिर से वापस लौट आई। उन्हें अपनी खोज में फटे कपड़ों के टुकड़े, खून के निशान और अंत में उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के अवशेष मिले जिसके शरीर का 3/4 हिस्सा बाघ ने रात के दौरान खा लिया था। केवल उसका सिर, 2 हाथ और एक पूरा पैर ही बचा हुआ था जिन्हें एक साथ इकट्ठा किया गया और अंतिम संस्कार के लिए हौज दुर्गा वापस लाया गया। ट्रैक से 1 फरलोंग दूर बचे हुए 2 गधे संतुष्ट होकर घास खा रहे थे। अब एक अतिरिक्त समाचार पेश किया गया जिसमें बताया गया कि 4 दिन पहले एक बैलगाड़ी जिसमें 2 बैलों का जोड़ा था जो होलाल केरे की ओर जा रही थी, उस पर हौज दुर्गा से 3 मील की दूरी पर लगभग दोपहर के 3 बजे एक बाघ ने हमला कर दिया था। इस घटना में ड्राइवर गाड़ी से कूदकर भाग गया था और जंगल के घुमावदार रास्ते से गांव की ओर लौट आया था। अगली सुबह लोगों का एक दल उस गाड़ी को ढूंढने निकला जिसमें एक बैल अभी भी सड़क के किनारे खड़ा था। मुश्किल से 50 गज की दूरी पर दूसरे बैल का बचा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ था जिसे बाघ ने मार डाला था और फिर उसने उस दूसरे बैल के सामने उसे खाना शुरू कर दिया था। इन सभी खबरों के साथ हमें यह भी बताया गया कि 2 शिकारियों की एक विरोधी पार्टी ने एक कमरे वाले छोटे ट्रैवलर्स बंगले पर कब्जा कर लिया था जिसके बारे में हौज दुर्गा गांव के लोगों को दावा था जो लगभग 5 दिन पहले अपनी कार से वहां पहुंचे थे। इससे वास्तव में हमारी शैली में बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि जब अन्य खिलाड़ी हमसे पहले आ गए हों तो आदमखोर को गोली मारने का प्रयास बारी बारी से शुरू करना क्रिकेट के खेल जैसा होगा। इसके अलावा बहुत सारे शिकारी एक साथ मिलकर एक हंटिंग एक्सपीडिशन को खराब कर देते हैं। वे बिना सोचे कहीं भी गोली चला देते हैं जो सामने वाले शिकारी को घायल या मार भी सकती है। जब तक हमने ये सारी जानकारी इकट्ठा की तब तक लगभग 10 बज चुके थे और हम होलाल केरे लौटने की बात पर चर्चा कर ही रहे थे। तभी वो दोनों शिकारी जिनके बारे में मैंने आपको बताया वहां आ पहुंचे। वे दोनों काफ़ी जवान थे और इनएक्सपीरियंस्ड होते हुए भी खेल के प्रति काफ़ी उत्सुक थे।
अपना परिचय देते हुए उन्होंने वही सब समाचार दोहराए जो हम पहले ही सुन चुके थे, और यह भी कहा कि उन्होंने पिछली 2 रातों से उस जगह के आसपास एक भैंस को चारे के रूप में बांधा था जहां धोबी को मारकर खाया गया था। पहली रात को कुछ भी नहीं हुआ था और उनके कुलियों का दल उस सुबह यह पता लगाने के लिए निकला था कि पिछली रात को चारा कैसा रहा था। हमने इन दोनों व्यक्तियों को शुभकामनाएं दी और उनसे कहा कि हम हुलाल केरल लौट जाएंगे ताकि हम उनके रास्ते में ना आए। उन्होंने हमारी कही हुई बात को नहीं माना और हमसे अगली सुबह तक बंगले में रुकने का आग्रह किया। जब उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द ही बेलारी लौटना था जहां से वे आए थे। इस मित्रतापूर्ण बातचीत के बीच उनके कुलियों का दल ये घोषणा करने के लिए आया कि चारा एक रात पहले ही मार दिया गया था और उसे आधा खा भी लिया गया था। वे दोनों लड़के मेहमान नवाजी में काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने हमें अपने चारे के ऊपर बैठने का मौका दिया। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। दोनों शिकारियों के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद हम किल को देखने और उन्हें हर तरह से सहायता प्रदान करने के लिए उनके साथ निकल पड़े। हमने पाया कि लड़कों ने पत्थरों से बिखरे हुए क्षेत्र में अपना चारा बांधने का निर्णय बड़ी नासमझी से किया था। इसके अलावा उन्होंने जानवर को ठीक से सुरक्षित नहीं किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बाघ ने बंधी हुई रस्सी को तोड़ दिया था और अपने शिकार को एक चट्टान के पीछे खींच लिया था और फिर पूरी तरह से उस पेड़ की दृष्टि से बाहर हो गया था जिसमें उन शिकारियों ने अपना मचान बनाने का इरादा किया था। जिस स्थान पर शिकार को घसीटा गया था वहां आदमखोर के पहुंचने के 2 तरीके थे, अगर वास्तव में ये एक आदमखोर था जिसने उस चारे को मार डाला था। पहला रास्ता उस ट्रैक की दिशा में था जहां धोबी को मारा गया था और दूसरा रास्ता 1/4 मील दूर स्थित एक पहाड़ी से लगा हुआ था, लगभग हत्या के साउथ ईस्ट में। आसपास कई बोल्डर्स पड़े थे, लेकिन 2 ऐसे बोल्डर्स थे जिन पर बैठकर उन दोनों रास्तों को देखा जा सकता था जिनका इस्तेमाल बाघ अपने शिकार तक पहुंचने के लिए कर सकता था। इसलिए उन दोनों शिकारियों ने इन 2 बोल्डर्स के पीछे बैठने का फैसला किया। मैंने ये सुझाव देने का साहस किया कि जिस शत्रु से वे निपट रहे थे वे आदमखोर भी हो सकता है, इसलिए यह अधिक सुरक्षित होगा यदि वे कांटों से छिपी हुई दीवार के पीछे पत्थरों के ऊपर बैठें। हालांकि वे इस बात पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने पत्थरों की ओर पीठ करके जमीन पर बैठने का ही फैसला किया। कुछ कटी हुई कंटीली झाड़ियों के पीछे उन्हें आश्रय देकर हमने 4 बजे तक इन दोनों व्यक्तियों को छोड़ दिया और बंगले पर लौट आए। मैं उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था और सहायता प्रदान करने के लिए उनके आसपास ही कहीं रहना चाहता था, ताकि अगर वो दोनों मदद के लिए पुकारे तो मैं सही वक्त पर वहां पहुंच सकूं। लेकिन अंत में मैंने निर्णय लिया कि मेरी उपस्थिति से बाघ डर सकता था और मेरे इस मदद करने के उद्देश्य को शिकारियों द्वारा गलत समझा जा सकता था। हमने शिकारियों को शुभकामनाएं दी और बंगले पर आ पहुंचे। हमने बंगले में शाम बिताई, चाय पी, धूम्रपान किया और बातचीत की। साथ ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक ग्रामीणों से मुलाकात भी की। साउथ वेस्ट से तेज हवा चल रही थी, जिससे 1 मील से अधिक दूरी पर मौजूद उन 2 लड़कों द्वारा चलाई गई किसी भी राइफल की गोली को सुनना असंभव था। हमने जल्द ही खाना खा लिया और मैक्टविश और उनकी पत्नी सोने चले गए। हालांकि मैंने फैसला किया कि मैं बरामदे में कुछ समय के लिए बैठूंगा और जंगल की आवाज़ों को सुनूंगा। रात के 11 बजने वाले थे और गांव में पिछले 1 घंटे से सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अब बिस्तर पर जाने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी, जिसे मैंने जल्द ही दूर से भागने और लड़खड़ाते कदमों की आवाज़ के रूप में पहचान लिया। ये महसूस करते हुए कि उन 2 लड़कों के साथ कुछ गलत हुआ था, मैंने झट से अपनी राइफल और टॉर्च उठाई और उस आदमी से मिलने के लिए बाहर भागा जो जंगल में भाग रहा था। ये इंस निकला, जो दोनों शिकारियों में सबसे बड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह पसीने से लथपथ था और एक नशे में धुत आदमी की तरह लड़खड़ा रहा था।
वह लगातार लड़खड़ाते हुए अपने पीछे की ओर देख रहा था। मैंने उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए पूछा कि उसके साथी का क्या हुआ। बेचारा लड़का इतने खौफ में था कि वह मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने भयानक शब्दों में हांफते हुए कहा कि टाइगर उसके दोस्त को ले गया था। फिर एक बच्चे की तरह वो मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगा। मैं उसे तुरंत बंगले में ले गया, जहां मैंने मैक्टविश और उनकी पत्नी को जगाया। हमने इंस को ब्रांडी की एक कड़ी खुराक दी, उसे लिटा दिया और उसे 2 कंबलों से ढक दिया, क्योंकि वह अब पत्तों की तरह कांप रहा था। फिर जब मिसेस मैक्टविश अपने हाथ रगड़ रही थी, हम बेसब्री से उस लड़की की कहानी का इंतजार कर रहे थे, और यह वास्तव में एक असाधारण कहानी निकली। इंस एक चट्टान के पीछे बैठकर उस ट्रैक की निगरानी कर रहा था जहां धोबी को मारा गया था, जबकि उसका साथी टॉड दूसरी चट्टान के पीछे पहाड़ी से आने वाले रास्ते की कमान संभाल रहा था। अंधेरा होने से कुछ देर पहले इंस ने सोचा कि उसने टॉड से थोड़ी दूर और उससे आगे की झाड़ियों में एक लंबी लाल वस्तु को हिलते हुए देखा था, जहां जमीन पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे की ओर झुकी हुई थी। इंस के पास टॉड को यह बताने का कोई साधन नहीं था कि उसने क्या देखा था, और वह जानता था कि टॉड को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह उस चट्टान के कारण जिसके पीछे वो बैठा था वहां से वो नजारा देख नहीं सकता था। इंस ने झाड़ियों को देखना जारी रखा, लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं देखा था। फिर अंधेरा छा गया और रात के लगभग 10 बजे तक घंटों थकावट में गुजर गए। अब किल भी दिखाई नहीं दे रहा था, हालांकि सितारों ने एक फीकी रोशनी डाली जिससे इंस को उसके आसपास के क्षेत्र में देखने में मदद मिली। अचानक इंस ने एक हल्की सी गड़गड़ाहट, हल्की सी घसीटने की आवाज और फिर हड्डियों के चटकने की एक अचूक आवाज को सुना। यह अनुमान लगाते हुए कि बाघ वापस आ गया था और अपना शिकार खा रहा था, इंस ने अपने साथी टॉड को गोली मारने का मौका देने के लिए कुछ देर इंतजार किया, यह जानते हुए कि बाघ उन दोनों से ज्यादा दूरी पर नहीं था। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ और किसी को नहीं पता कि टॉड ने गोली क्यों नहीं चलाई। तभी इंस को ख्याल आया कि शायद उसका साथी सो ना गया हो, और इसके साथ ही उसने खुद ही गोली चलाने का फैसला किया। भैंसे की दिशा में अपनी राइफल को लाते हुए उसने अपनी राइफल टॉर्च का बटन दबाया, और टॉर्च की रोशनी से तुरंत पता चला कि एक विशाल बाघ भैंस के अवशेषों को खा रहा था। उसी समय टॉड की एक तीखी चीख सुनाई दी, साथ में उस दिशा से एक भयानक गुर्राहट भी और हल्की सी हाथापाई की आवाज भी, और फिर सन्नाटा छा गया। इस बीच इंस ने अपनी राइफल टॉर्च की रोशनी को बाघ और उसके किल से हटाकर चट्टान पर स्थानांतरित कर दिया था, जिसके पीछे टॉड उस शाम बैठा था। टॉड की आखिरी झलक उसे तब मिली जब वह भैंस के अवशेषों से दूर झाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके बाद उसे टॉड का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। अपने दोस्त को बार बार पुकारते हुए इंस आंखें मूंदकर उस स्थान की ओर दौड़ा जहां वह बैठा था। टॉड की राइफल, उसकी पानी की बोतल और सैंडविच का पैकेट जमीन पर ही पड़ा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। इस एहसास से प्रभावित होकर कि उसके दोस्त को आदमखोर ले गया था, इंस इधर उधर भटकता रहा और जंगल में उसको तलाश करता रहा, लेकिन वो अब अपना रास्ता भटक गया था। दुख और गुस्से में हर मिनट और अधिक हताश होते हुए वे बिना किसी उद्देश्य के जंगल में इधर उधर भागता रहा। तभी सौभाग्य से वह हौस दुर्गा की ओर जाने वाले ट्रैक पर लड़खड़ाने में सफल हो गया, जिस पर वह बहुत तेज गति से दौड़ा था। इंस की कहानी से अब यह स्पष्ट हो गया था कि हमें 2 बाघों से निपटना था, एक जो कि कैटल लिफ्टर था और दूसरा उससे भी खतरनाक एक आदमखोर बाघ। वह शायद एक जोड़ा था, नर और मादा का। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं था। मैंने अपने जीवन में कभी भी टाइगर के ऐसे अनयूजुअल कॉम्बिनेशन को नहीं देखा था। इस बात की संभावना कि वे एक ही लिटर के 2 बड़े शावक थे, जिनमें से एक आदमखोर बन गया था, इंस के कैटल लिफ्टर के विशाल बाघ के रूप में, यह तो पता चल गया था कि यह एक हाफ ग्रोन टाइगर नहीं था।
उस मैन ईटर टाइगर को अब तक किसी ने भी नहीं देखा था। 15 मिनट के भीतर हमने पूरे गांव को जगाया और लगभग 20 लोगों को इकट्ठा किया। हालांकि 2 मजल लोडर गन्स के मालिक लालटेन, लाठी, डंडे और माचिस के साथ फिर से सामने आ गए थे। मिसेस मैक्टविश ने भी आने पर जोर दिया और इंस ने भी, हालांकि उसकी हालत सही नहीं थी आने के लिए। मैक्टविश और मेरे साथ खोज दल जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां से टॉड को ले जाया गया था। इधर उधर घूमने के कुछ देर बाद हमें रबड़ सोल वाला एक अजीब सा जूता मिला जो उसके बाएं पैर से उतर गया था। जिस स्थान पर हमने उसे पाया वहां से हमने अनुमान लगाया कि बाघ अपने बोझ के साथ उस छोटी पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था जहां से वह स्पष्ट रूप से आया था। पूरी गति से आगे बढ़ते हुए हम उस स्थान पर पहुंचे जहां बाघ ने सबसे पहले अपने शिकार को नीचे रखा था। तब से शायद इंस द्वारा उसके चिल्लाने और लड़खड़ाने से पैदा हुए शोर से चिंतित होकर उसने टॉड के शरीर को उठाया और फिर वहां से आगे बढ़ गया। अब वहां खून के निशान थे जो हमें पहाड़ी की तलहटी तक ले गए। मैक्टविश और मेरे नेतृत्व में और अचानक हमले के डर से हम एक साथ रहकर अपनी खोज में लगे रहे। लेकिन अब सुबह के 3:30 बज चुके थे और हमें बेचारे फ्रेड टॉड के अवशेष प्राप्त हुए। बाघ ने उसका आधा हिस्सा खा लिया था और यह बहुत ही भयानक दृश्य था। अब इंस गंभीर रूप से पीछे हटने लगा, रोने लगा और अंत में गिर गया। हम एक घबराए हुए इंस के साथ सुबह 6 बजे के बाद टॉड के शरीर के बचे हुए हिस्सों को लेके हौस दुर्गा आ पहुंचे। हमने टॉड के शरीर का जो कुछ भी बचा था उसे मैक्टविश की कार में डाल दिया, जबकि मैंने इंस को उसके बेचारे दोस्त की कार में बिठाया और हम 9 बजे तक चीतल दुर्ग पहुंच गए। यहां इंस को लोकल फंड हॉस्पिटल में ले जाया गया और हमने दिन का बड़ा हिस्सा इस तरह की एक घटना के बाद एक लंबी आधिकारिक पूछताछ में बिताया और सूर्यास्त तक हम हौस दुर्गा के ट्रैवलर्स बंगले आ पहुंचे। हम उस रात उदास और निराश होकर सो गए, लेकिन बदला लेने के लिए गंभीर रूप से दृढ़ थे। मिसेस मैक्टविश ने विशेष रूप से पिछले 20 घंटों के घबराहट भरे तनाव को वीरतापूर्वक सहन किया था और पूरे समय के दौरान उन्होंने हमारी अनकही सहायता की थी। अगली सुबह हम वापस त्रासदी स्थल पर आ पहुंचे, जहां हमने अगले 3 या 4 घंटे सबूतों को जोड़ने में बिताए। जमीन सख्त थी क्योंकि कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और आदमखोर की छाप ढूंढना असंभव था जिससे हम उसके साइज और सेक्स के बारे में पता लगा सकें। कैटल लिफ्टर के बारे में इंस के वर्णन ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह एक मेल टाइगर था, इसलिए पूरी संभावना थी कि नरभक्षी मादा थी। हालांकि जैसे कि मैंने पहले कहा है, यह जरूरी नहीं था कि ऐसा हो। आसपास कुछ नहीं मिलने पर हमने एक बार फिर उस स्थान का अनुसरण किया जहां हमें टॉड का शव मिला था, लेकिन कहीं भी हमें हत्यारे का एक भी पगचिन्ह नहीं दिख सका। हमने आगे और भी देखने का प्रयास किया, लेकिन कठोर जमीन ने इसके रहस्य को अच्छी तरह से छिपा दिया था और हमारे सभी प्रयासों के बावजूद नरभक्षी का साइज और उसका सेक्स एक रहस्य बना रहा। चीतल दुर्ग में हमारी अनुपस्थिति के दौरान गिद्धों ने भैंस के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से खा लिया था। अब हमें अपने ऑपरेशन में एक नई शुरुआत करनी थी। सलाह मशवरा करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिस ट्रैक पर धोबी की हत्या हुई थी उसके पास एक भैंस को चारे के रूप में बांधा जाएगा। मैक्टविश इसके ऊपर बैठ सकता था, जबकि मैंने ठान लिया था कि बाघ टॉड को जहां ले गया था मैं उसके करीब एक बोल्डर के ऊपर अपनी पोजीशन लूंगा। हमारी योजना लगभग यही थी। यदि 2 बाघ एक साथ चलते हैं तो कैटल लिफ्टर भैंस को मार डालेगा, जो पूरी तरह से कहना सही था। हालांकि एक आदमखोर दूसरा बाघ इस किल को खाने से दूर नहीं रह पाएगा और वह भी इसमें शामिल हो जाएगा। इससे मैक को उस पर गोली चलाने का एक मौका मिल सकता था। दूसरी बात, भले ही वह इसमें शामिल ना हो, लेकिन आदमखोर संभावित रूप से कहीं आसपास ही रहेगा और क्योंकि जिस चट्टान पर मैं लेटने जा रहा था वह पहाड़ी की सीधी रेखा में थी और पिछले दिन उसके आने की दिशा में थी, मुझे आशा थी कि अगर वह मेरे पास से गुजरेगा तो मैं उसे सुन और देख सकूंगा।
क्योंकि ट्रैक के किनारे कोई पेड़ नहीं था जिसमें मैक बैठ सकता था। हमने ज़मीन में गड्ढे को खोदकर सुरक्षा की समस्या को हल किया, जिसके ऊपर हमने एक उल्टा शुगर केन पैन रखने का फैसला किया। ये पैन विशाल सॉसर्स की तरह दिखते हैं और लगभग 6 से 8 फीट डायामीटर के होते हैं और 18 इंच गहरे होते हैं। इसका पूरे भारत में कंटेनर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें केन शुगर की छड़ियों से रस पिघलाया जाता है, जिसे पहले एक प्रेस के माध्यम से कुचलने के बाद इकट्ठा किया जाता है। इस जूस को पैन में उबाला जाता है और एक गोल्डन ब्राउन रंग का लिक्विड बन जाता है, जिसे बाद में ठंडा और जमने दिया जाता है। बाद में ये 4 इंच के स्क्वायर टुकड़ों में काटा जाता है और जिसे फिर हम जैगरी यानी ब्राउन शुगर के रूप में जानते हैं। जैगरी यानी ब्राउन शुगर चीनी का एकमात्र रूप है जिसका उपयोग दक्षिणी भारतीय गांवों में किया जाता है और यहाँ सफ़ेद चीनी मिलना मुश्किल है। और व्यवहारिक रूप से यहाँ किसी भी गांव के एग्रीकल्चर लैंड में उनके अपने चीनी के बागान होते हैं, जिनके साथ ये गन्ने के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। हम उनमें से कुछ को हौस दुर्गा में पहले ही देख चुके थे। हमें ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब हम इनमें से एक पैन के साथ गांव से वापस आए थे, जिसे आधा दर्जन लोग उठा के लेके आए थे। एक लंबा तिरपाल था जिसे मैक अपनी कार में लाया था और साथ में रात में बैठने के लिए अन्य ज़रूरी चीज़ें भी। इस पैन को हमने अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे के ऊपर उल्टा दिया था और चट्टानों द्वारा इसे 4 पॉइंट्स पर ज़मीन से उठाया गया था, ताकि एक 6 इंच का गैप फॉर्म हो जाए, जिससे उसके नीचे बैठे मैक को विजन और वेंटिलेशन दोनों प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही में गोली चलाने के लिए भी एक जगह प्रदान की जा सके। पैन के ऊपर हमने कैमोफ्लाज वाला तिरपाल बिछाया और साथ ही में इसके ऊपर रेत छिड़क दी और कुछ कांटों और कटी हुई झाड़ियों और पत्तियों से इसे ढक दिया, ताकि इसे एक रियलिस्टिक रूप से देखा जा सके। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई जब मैक की पत्नी ने उसके साथ पैन के नीचे बैठने पर जोर दिया। हम दोनों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसके परिणाम स्वरूप आखिरकार मैंने पैन को एक छोर से ऊपर उठाया और उन दोनों को अंदर जाने दिया। दरअसल मुझे लगा कि यह अंदर से काफ़ी सुरक्षित था, क्योंकि उल्टा पैन अब एक प्रकार का आर्मी बंकर बन चुका था। फिर चारे को बांध दिया गया और जिस चट्टान पर मुझे लेटना था उस पर जाने से पहले इस बात पर सहमति बनी कि ज़रूरत पड़ने पर हमें 3 तेज़ सीटियां बजाकर एक दूसरे को संकेत देना होगा। मैं शाम 5 बजे तक अपनी चट्टान पर आराम से चढ़कर बैठ गया और फिर इंतज़ार करने लगा। मुझे याद है कि दिन भर धूप के संपर्क में रहने के कारण पत्थर असहज रूप से गर्म हो गया था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रात में कोई आवाज़ नहीं आई और जंगल किसी भी प्रकार के जीवन से खाली लग रहा था। यहाँ तक कि नाइट जार भी इस समय वहाँ मौजूद नहीं थी। आधी रात बीत गई। अचानक मुझे स्पष्ट रूप से एक सीटी सुनाई दी, जो 2 बार दोहराई गई थी। ये मैक की ओर से संकेत था और ये सोचकर कि उसे क्या तकलीफ हुई होगी, मैं चट्टान से नीचे उतर गया, टॉर्च चालू कर दी और सावधानी से उस स्थान के पास पहुंच गया जहां वह और उसकी पत्नी तैनात थे। मैंने उन्हें भैंस के पास खड़ा हुआ पाया, जो जीवित था। हमने एक तरफ उस पैन को रख दिया जिसे उन्होंने बाहर निकलते समय उल्टा दिया था, और तभी उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने लगभग आधी रात तक कुछ भी देखा और सुना नहीं था। तभी मिसेस मैक, जो अपने पति के पीछे बैठी थी, ने सोचा कि उसने अपने पीछे एक हल्की सी मौन सुनी थी। धीरे धीरे चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए और पैन और ज़मीन के बीच की जगह को देखने का प्रयास करते हुए पहले तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर उसने देखा कि केवल 6 फीट की दूरी पर एक बाथ टब जितनी बड़ी चट्टान दिखाई दे रही थी। ये याद करते हुए कि उस शाम वहां कोई चट्टान नहीं थी, वह अपना सिर खुले स्थान के करीब ले आई थी और तब एक बाघ को देखकर भयभीत हो गई थी, जो अपने पेट के बल जमीन पर लेटा हुआ था। उसके अगले पैर सामने फैले हुए थे, जो उसकी निगाहों से टकरा रहे थे। डर की उस सांस को दबाते हुए उसने जोर जोर से धक्का देकर
अपने पति के ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया। अपनी पोजीशन से मैक कुछ भी नहीं देख पा रहा था और उसके लिए चारों ओर घूमना लगभग असंभव था, क्योंकि वो गड्ढा जो मूल रूप से एक व्यक्ति के लिए खोदा गया था, दो लोगों की मूवमेंट के लिए बहुत छोटा था। अपनी पत्नी द्वारा लगातार संकेत दिए जाने पर कि कुछ असामान्य होने वाला है, मैक ने खुद को मोड़ने के लिए एक दृढ़ प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी राइफल का थूथन हल्की आवाज के साथ पैन के एज से टकराया। जैसे ही बाघ हल्के से उछला, एक जोरदार वुफ की आवाज आई। अब हमें पता था कि टाइगर ने हमें देख लिया है, तो यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हमने हौस दुर्गा के ट्रैवलर्स बंगले में लौटने का फैसला किया और किसी अन्य योजना पर निर्णय लेने तक रात के लिए भैंस को चारे के रूप में वहीं छोड़ दिया। अगली सुबह मैंने भैंस के बछड़े को लाने के लिए लोगों का एक दल भेजा। वे आश्चर्यजनक खबर लेकर लौटे कि उस जानवर को मार दिया गया था और पूरी तरह से खा लिया गया था। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और हमने उनकी कहानी को सच पाया। हमारे चारे का सिर और उसके हूव्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जमीन की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि दो बाघों ने पास में ही उल्टे रखे हुए शुगरकेन पैन और तिरपाल की चादर के पास इसे खाया था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि मौका मिलने पर हमारा आदमखोर टाइगर कैटल ईटर भी बन जाता था। अब ऐसी संभावना थी कि हो सकता है कि 3 बाघ आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे थे, एक आदमखोर और 2 कैटल लिफ्टर्स। अगली रात के लिए हमने उसी योजना पर काम करने का फैसला किया और उसी ट्रैक पर 1/4 मील आगे एक ताज़ा चारा बांध दिया और पहले की तरह उसके बगल में उस गन्ने के तवे यानी शुगरकेन पैन को रख दिया। इस बार खोदे हुए गड्ढे को और बड़ा बना दिया कि उसमें मुझे और मैक दोनों को बैठने की जगह मिल सके। इस बार मिसेस मैक्टविश बंगले में ही रुक गई। कैमोफ्लाज्ड यानी छलावरण वाला तिरपाल पैन पर बिछा दिया गया था। घास, कांटों और छोटी कटी हुई झाड़ियों को उसके ऊपर रख दिया गया था ताकि जमीन में से एक छोटे से उभार का बहुत रियलिस्टिक दृश्य देखा जा सके। मैक और मैं एक दूसरे के साथ अपनी पीठ टिका के बैठे हुए थे और मैक का मुंह चारे की ओर था। मैक और मैं लगातार 3 रातों तक इसी तरह बैठे रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा और न ही सुना। लेकिन चौथी सुबह लगभग 10 बजे जब हम बंगले में झपकी ले रहे थे, तब खबर आई कि होलाल केरे से 1 मील दूर उसी पाम ग्रूव में जहां हमने कुछ दिन पहले भालू को मारा था, लगभग उसी स्थान पर एक आदमी को मार दिया गया था। वहां पहुंचने पर हम दोनों ये देखकर निराश और नाराज हुए कि मरने वाले के रिश्तेदारों ने इस बीच अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को वहां से हटा दिया था और हमने इस मानव हत्या पर बैठने के मौके को खो दिया था जिस पे टाइगर कभी भी वापस आ सकता था। फिर हमने होलाल केरे में एक और भैंस को चारे के रूप में खरीदा और उसे उस जगह 50 गज के भीतर बांध दिया जहां उस आदमी को मारा गया था। इस स्थान पर एक सुविधाजनक पेड़ सड़क की ओर था और इस पेड़ पर मैंने एक मचान बनाई। क्योंकि मैक को थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी और वह लगातार 4 रातों की निगरानी के बाद थका हुआ था, उसने उस अवसर पर आराम करने का फैसला किया और मैं अकेले उस पर बैठा रहा। सुबह के 6 बज गए थे और अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। मैं थकान, निराशा और घृणा की मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ होलाल केरे की ओर वापस चल पड़ा था। वहां पहुंचकर मैंने बछड़े को वापस लाने के लिए लोगों को भेजा। वे आधे घंटे बाद ये खबर सुनाने के लिए वापस आए कि जैसे ही वे जानवर को खोलने वाले थे, उनके कुछ ही गज की दूरी पर जंगल में एक बाघ कुर्राने लगा। इसके बाद वे भैंस को वहीं छोड़कर होलाल केरे वापस चले आए। कार में कूदकर हम तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और ये देखकर वास्तव में चकित रह गए कि वो बछड़ा अभी भी जिंदा था। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि हमें यकीन था कि जैसे ही भागते हुए लोग बाघ की नज़रों से ओझल होंगे, बाघ या बागिन उस बछड़े को मार डालेगा। मौका पाकर मैं मैक को होलाल केरे लौटने का निर्देश देते हुए
तुरंत मचान पर चला गया। मुझे लगा बस एक संभावना थी कि बाघ वहां आ सकता था, पर कुछ नहीं हुआ और दोपहर 1 बजे मुझे भूख और नींद दोनों लग रही थी। फिर मैं नीचे उतरा, बछड़े को खोला और उसके साथ होलाल केरे की ओर चल दिया। उस रात हमने बछड़े को उसी स्थान पर बांध दिया और मैं एक बार फिर मचान पर बैठ गया। मैक और उसकी पत्नी कार में हौस दुर्गा गए और गन्ने के पैन के नीचे छिप गए जो वहां बंधे गए बछड़े के पास था, और उस स्थान पर एक साथ बैठे जहां मैक और मैं लगातार उन 3 रातों तक बैठे थे। रात भर कुछ नहीं हुआ और सुबह 6:30 बजे वे हौस दुर्गा से कार में आए, मुझे उठाया और होलाल केरे स्थित बंगले की ओर रवाना हुए, जहां दोपहर के भोजन के बाद हम सभी सोने चले गए। शाम 4 बजे एक बड़े शोर से हमारी नींद खुल गई। बरामदे में इकट्ठा हुई भीड़ को शांत करते हुए हमें पता चला कि 1 दर्जन लोगों की एक कंपनी दोपहर से पहले होलाल केरे से मवेशियों के एक झुंड को बाजार के लिए चीतल द्रूग तक ले जाने के लिए निकली थी। होलाल केरे से लगभग 3 मील दूर एक मवेशी मुख्य सड़क से शायद कुछ दूरी तक भटक गया था। एक व्यक्ति जो उसे वापस लाने गया था, उस पर एक बाघ ने हमला कर दिया था, जो सड़क के किनारे कहीं झाड़ियों में छिपा हुआ था। सड़क पर पीछे हटने से और अपने दोस्तों से कट जाने के कारण वह पास की एक चट्टान पर चढ़ गया था। ये पूरी घटना पार्टी के सामने घटित हुई थी। सभी लोग झुंड बनाकर एक साथ खड़े थे और उस आदमी की किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे। बाघ तब चट्टान पर कूद गया और उसने आदमी की जांघ में अपने आगे का एक पंजा गाड़ दिया और फिर उसे नीचे खींचने लगा। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता रहा और खुद को नीचे घसीटे जाने से बचाने के लिए चट्टान के ऊपर एक पेड़ की शाखा से लटक गया। पहला हमला विफल रहा और बाघ जमीन पर पीछे की ओर फिसल गया। उसके पंजे व्यवहारिक रूप से आदमी की जांघ से उसकी स्किन को छील रहे थे, जब तक कि उसकी स्किन एक छीले हुए केले की तरह उसके शरीर से लटक नहीं गई थी। क्रोधित होकर, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मानव रक्त को देखकर और उत्तेजित होकर बाघ ने फिर दूसरा प्रयास किया। इस बार उसने अपने दोनों अगले पंजों से आदमी के शरीर को जकड़ लिया था और उसे उसकी कमजोर पकड़ से खींच लिया था। एक बार जब वह उसे नीचे ले आया तो उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जंगल में गायब हो गया। कार से घटनास्थल तक पहुंचना मिनटों की बात थी। ताजा त्रासदी के सबूत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। टूटी हुई शाखा में लगे इंसान के स्किन के टुकड़े और शाखा में गाड़े गए उसके नाखूनों के निशान उस आखिरी संघर्ष की कहानी की गवाही दे रहे थे। हर जगह खून बिखरा हुआ था और एक अलग ट्रेल थी जहां पीड़ित को ले जाया गया था। हमने जल्दबाजी में इसका अनुसरण किया। ये रास्ता नीचे की ओर घने जंगल में घाटी की ओर जाता था। शाम के 5 बज चुके थे और हमारे पास अंधेरा होने से पहले शव को ढूंढने के लिए ठीक 1 घंटा बचा था। जल्द ही हमें फटे हुए कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले। फिर हमें बहुत सारा खून जमीन पर मिला जहां बाघ ने अपने शिकार को रखा था, जिसके बाद वह नीचे की ओर अंधेरी घाटी में चला गया था। शायद हम 6 फरलोंग की दूरी तय कर चुके थे। तभी हमारी नजर नीचे की ओर एक चट्टान पर पड़ी जो झाड़ियों से घिरी हुई थी। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाघ अभी तक अपना शिकार खाने के लिए रुका क्यों नहीं था। यह एक शांत और एकांत स्थान था। तभी एक बड़ी चट्टान के पीछे से एक अलग गुर्राने की आवाज आई, जिसके बाद एक छोटे पत्थर के उखड़ने की आवाज सुनाई दी जब बाघ वहां से दूर जा निकला था। मोड़ पर घूमते हुए हमें एक लाश मिली जो अपने ही खून में लथपथ थी, जिसे लगभग 1/3 तक खा लिया गया था। समय बीतता जा रहा था। आसपास कोई उपयुक्त पेड़ नहीं था और बैठने के लिए एकमात्र संभावित स्थान बगल की चट्टान थी जो लगभग 12 फीट ऊंची थी। ये चट्टान 3 तरफ से तेजी से उठी हुई थी और बाघ के हमले के खिलाफ काफी सुरक्षित थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी चौथी तरफ ढलान थी
जहां से टाइगर ऊपर आ सकता था। और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह था कि यह ढलान वाला हिस्सा मरे हुए आदमी के सामने नहीं था। इसका मतलब यह था कि अगर मैं चट्टान के ऊपर लेटता तो मुझे दो दिशाओं में नज़र रखनी होती, बाईं ओर अपने नीचे पड़ी लाश पर और मेरे दाहिने ओर चट्टान के ढलान वाले हिस्से पर, ताकि बाघ के उस रास्ते पे आने से मैं अचानक इस तरफ आ सकता था। चट्टान की चोटी पर खड़े होकर मैंने मैक से कहा कि वह रात का कुछ समय होलाल केरे और हौस दुर्गा के बीच गाड़ी चलाते हुए बिताए, इस उम्मीद में कि सड़क पर बाघ से मुलाकात हो सकती थी अगर उसने शिकार करना छोड़ दिया हो तो। मेरे दोस्तों और गांव वालों के चले जाने के बाद मैं अब अपने नीचे जमीन पर बिखरे हुए अवशेषों के साथ अकेले रह गया था। कई घंटे बीत गए और मैं अपनी दाहिनी ओर झुकी हुई चट्टान पर नजर रख रहा था। मेरे आगे का जंगल अंधेरे में छिपा हुआ था और उस धुंधलेपन में अगर सामने से हाथी से भी कोई छोटा जानवर वहां आता तो उसको भी पहचानना असंभव होता। और अंधेरे में अब लाश भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 10 बजे 1 मील दूर जंगल में एक सांबर की बेलिंग कॉल सुनाई दी। इसके बाद एक बाघ ने आवाज दी, जिसका शीघ्र ही दूसरे बाघ ने उस सड़क की दिशा में जवाब दिया जहां से हम आए थे। स्थिति की जटिलता अब पूरी तरह से स्पष्ट थी, क्योंकि मैंने उन शांत घंटों के दौरान मामले पर विचार किया था। हमारे क्षेत्र में कम से कम 2 बाघ सक्रिय थे, हो सकता है 3 भी। इनमें से एक मैन किलर था जो बहुत ही साहसी, क्रूर और निर्दयी था। दूसरा एक कैटल लिफ्टर था, लेकिन स्वभाव से मैन किलर जितना ही साहसी और चालाक था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों में से किसी भी बाघ ने मौका आने पर खुद को दोनों आदतों में शामिल होने से रोक दिया था, चाहे वो एक इंसान को मारना हो या फिर किसी मवेशी को। फिर जिले में एक तीसरे बाघ की सक्रिय होने की संभावना थी, जो स्वयं नरभक्षी या पशु चोर यानी कैटल लिफ्टर या दोनों हो सकता था। अब तक सूखे मौसम और कठोर जमीन के कारण हम इन सभी बाघों की पहचान करने में असफल रहे, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से इनके पगमार्क्स को देखने और जांचने का मौका अभी तक नहीं मिला था। बाघों ने अब तक बोलना बंद कर दिया था और झिंगूरों की चहचहाहट, कभी कभार उल्लू की आवाज और तेज हवा की आवाज के अलावा आसपास के जंगल में सब कुछ फिर से खामोश हो गया था। फिर अचानक और बिना किसी चेतावनी या पूर्वाभास के ये घटित हुआ। मेरे पीछे चट्टान से टकराने की आवाज आई, पत्थर को जोर से खरोचने की आवाज आई, जिसमें एक गुर्राहट भी शामिल थी। और फिर एक और धमाका हुआ जब बाघ जमीन पर पीछे की ओर गिर गया। इससे पहले कि मैं मुड़कर चट्टान के किनारे पर झांक पाता, वह जा चुका था। उस आदमखोर ने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। किसी तरह मेरी पोजीशन के बारे में जानने के बाद वह मेरे पीछे आया होगा और चट्टान के शीर्ष पर जहां मैं लेटा हुआ था वहां 12 फीट की छलांग लगाने का प्रयास उसने किया होगा। सौभाग्य से वह कुछ इंच से आगे बढ़ने में असफल रहा। मैंने पूरी रात जागकर और पूरी तरह सतर्क होकर बिताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने नीचे उतरने और सड़क पर लौटने से पहले अगली सुबह तक सूरज उगने का इंतजार किया, क्योंकि मुझे डर था कि बाघ मेरी उपस्थिति का पता चलने पर मुझ पर घात लगाकर बैठ सकता था। लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं सुरक्षित सड़क तक पहुंच गया, जहां मैक कुछ ही मिनटों में मुझे लेने आ पहुंचा। उसने खुद होलाल केरे और हौस दुर्गा के बीच ऊपर नीचे गाड़ी चलाते हुए एक बेकार रात बिताई थी। बंगले पर पहुंचते ही मैंने लोगों के एक दल को मानव अवशेषों के पास लौटने और उन्हें गिद्धों से बचाने के लिए शाखाओं से ढकने का निर्देश दिया, क्योंकि मेरा इरादा उस रात फिर से उस चट्टान पर बैठने का था। हालांकि ये लोग बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मृत व्यक्ति के रिश्तेदार वहां आ गए और अंतिम संस्कार के लिए उसके अवशेषों की मांग करने लगे। मैंने उन्हें शरीर को एक और दिन के लिए वहीं रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे अड़े रहे और इसलिए उस रात उस गरीब आदमी की मौत का बदला लेने का कोई भी अवसर उनकी जिद के कारण
हमारे हाथ से निकल गया था। 2 घंटे बाद हौस दुर्गा से लोगों का एक दल हमें सूचित करने आया कि हमारा चारा, जो पिछले सप्ताह से गन्ने के तवे के पास बंधा हुआ था, आखिरकार मारा जा चुका था। उस शाम मैक और मैं फिर से पैन के नीचे बैठ गए और आधी रात के करीब हमने एक बाघ को आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए सुना। वह बीच बीच में धीमी आवाज में बोलता रहा था। हम उत्सुकता से इसके किल के पास जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगभग 3 घंटों तक वो क्षेत्र में चक्कर ही लगाता रहा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसने किल के पास हमारी उपस्थिति का पता लगा लिया था। अब मैक के दिमाग में एक साहसिक लेकिन मूर्खतापूर्ण विचार आया, जो ये था कि वो वहां से उठ जाए जिससे टाइगर को लगे कि हम वहां से चले गए हैं, ताकि वो अपने शिकार के पास वापस लौट सके। उन्हें उम्मीद थी कि ये तब आएगा और मैं इसे गोली मार सकता था। योजना सफल होने की संभावना थी, क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी बार जब हमने पैन और अपने चारे को छोड़ा था तो यही हुआ था। साथ ही मैक के लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पास में मंडरा रहा बाघ स्वयं आदमखोर हो सकता था, या पहले की तरह किसी नरभक्षी के साथ भी हो सकता था। मुझे उस जिद्दी लेकिन बेहद बहादुर स्कॉट्समैन के दिमाग से ये विचार निकालने में 30 मिनट लग गए कि एक आदमखोर के साथ अंधेरे जंगल में जाने का मतलब अपने ही मौत के वारंट पर साइन करना जैसा होगा। इस बीच बाघ इधर उधर घूमता रहा, लेकिन सुबह के शुरुआती घंटों में गायब हो गया था और निराशा की एक और रात के बाद हम हौस दुर्गा के बंगले में लौट आए। अगले 2 दिनों के भीतर कुछ नहीं हुआ। हमने रातों को सड़क पर बागों में से किसी एक से मिलने की उम्मीद में स्पॉटलाइट चमकाते हुए हौस दुर्गा, होलाल केरे और चीतल ध्रुव के बीच ड्राइविंग करते हुए अपना समय बिताया। तीसरे दिन की सुबह लंबानी वुड कटर्स के एक दल ने सूचना दी कि वे पिछली रात जंगल में 4 मील दूर एक विशाल कैंप फायर की सुरक्षा में डेरा डाले हुए थे, जिसके चारों ओर उन्होंने अपनी 5 कार्ट्स एक सर्कल में पार्क की थी और जिसके भीतर वे और उनके 5 बैल आश्रय लिए हुए थे। रात में आग धीमी होने के कारण एक बाघ गाड़ियों के पास से निकल गया और उसने एक बैल पर हमला कर दिया। बाकी बैलों ने इधर उधर भगदड़ मचा दी, जिससे वे लोग जाग गए, जिन्होंने चिल्लाकर बाघ पर आग के गोले फेंके थे। बैल को गर्दन पर काटा गया था और बुरी तरह से खरोंचा भी गया था, लेकिन वह जीवित था। भोर होने पर वे अपनी 4 गाड़ियों और घायल बैल के साथ हौस दुर्गा आए और उन्होंने 5वीं गाड़ी को वहीं छोड़ दिया था, जिसे घायल होने की वजह से बैल खींचने में असफल रहा था। इनमें से एक लंबानी, जो बचपन से इस क्षेत्र में रहा था और जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था, ने हमें बताया कि 6 मील दूर जंगल के बीच में एक छोटी सी जलधारा थी, जो ढलानदार चट्टानों से घिरे एक स्पष्ट तालाब की ओर जाती थी। उसने दावा किया कि इसी इलाके में बाघों का स्थायी निवास था। अब क्योंकि गर्मी का मौसम था, वह दोपहर की गर्मी से राहत पाने के लिए घंटों इस ठंडे आश्रय में बिताते थे और उनमें से एक या दूसरा हमेशा शाम को शिकार की तलाश में निकलने से पहले सुबह के शुरुआती घंटों में इस तालाब से पानी पीता था और शिकार से लौटने के बाद भी। यह आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसके साथ बातचीत से पता चला कि वह एक शिकारी और शराब का तस्कर था, जिसने जंगल के स्थानों में बबूल के पेड़ की छाल से अराक नामक एक बहुत ही शक्तिशाली शराब का अवैध रूप से आसवन करके काफी पैसा कमाया था। जाहिर तौर पर इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे वे बाघों के डर से वहां जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। बातचीत के बाद यह नतीजा निकला कि मैक और मैं उस दिन दोपहर के भोजन के बाद शाम, रात और अगली सुबह तक इस पूल में समय बिताने के लिए उस आदमी के साथ निकलेंगे। 3 बजे तक हम उस पूल पर पहुंच चुके थे। यहां ट्रैक्स का सर्वे करके हमें यहां 2 अलग अलग जानवरों, एक बड़े मेल टाइगर और एक अडल्ट टाइगरेस के पगमार्क्स के बारे में पता चला। इसके बड़े आकार के बारे में बार बार दी गई जानकारी से पूरी संभावना थी कि पहला कैटल लिफ्टर था और अब
आदमखोर होने का शक बागिन पे जा रहा था, जब तक कि निश्चित रूप से कोई तीसरा बाघ वहां ना हो। तालाब के लगभग उसी स्थान पर जहां जलधारा बहती थी, वहां एक आम का पेड़ था, और इस पेड़ की निचली शाखाओं पर लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर हमने अपना पोर्टेबल चारपाई मचान रखा, जिसे हम साथ लाए थे। शाम 4:30 बजे हम तीनों इस मचान पर बैठ चुके थे, और आदमखोर के डर से लंबानी को हमने वापस अकेले भेजना खतरनाक समझा, इसलिए वो भी अब हमारे साथ ही बैठा था। 7 बजे तक घुप अंधेरा हो गया था और आसपास कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे यहाँ आने से बचते थे, क्योंकि ये क्षेत्र जंगल के राजाओं का था। सांबर और काकड़ हिरन की दूर की आवाज़ों से एक या दो बार परेशान होकर घंटे सन्नाटे में बीत गए। सुबह के 4 बजे का समय रहा होगा जब हमने हल्की सी मोर्निंग की आवाज़ सुनी, और फिर गिरे हुए बांस के पत्तों के कालीन पर एक बाघ की स्पष्ट रूप से दबे पांव चलने की आवाज़ सुनी। मिनट बीत गए, लेकिन हम उस अंधेरे में कुछ नहीं देख सके। तभी हमने नीचे अंधेरे में और अपनी दाहिनी ओर तालाब के किनारे किसी के पानी में चलने की आवाज़ को सुना। समय आ गया था, और जैसा कि हमने डिसाइड किया था, मैंने धीरे से मैक को शॉट लेने के लिए प्रेरित किया। आवाज़ की दिशा में अपनी राइफल को लाते हुए यदि आवश्यक हो तो मैं एक कवरिंग शॉट के लिए तैयार था। मैक ने टॉर्च स्विच को दबा दिया, और चमकदार रोशनी में पानी के किनारे पर बैठे एक विशाल बाघ को हमने देखा। टाइगर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें स्पष्ट रूप से लाल थीं, और फिर मैक ने उस पर गोली चला दी। बाघ हवा में धाड़ते हुए कूदा और फिर पीछे की ओर गिर गया। वह घुर्राया और बुदबुदाया। मैक ने इसके बाद 2 और शॉट फायर किए, और टाइगर फिर ढेर हो गया था। सुबह होने पर हम नीचे उतरे तो पाया कि मैक ने मेल टाइगर को गोली मार दी थी। वह वास्तव में एक शानदार आकार का बाघ और एक अद्भुत ट्रॉफी था, लेकिन हम सभी ये जानकर निराश थे कि आदमखोर अभी भी जिंदा था। मैक की पहली गोली जानवर की नाक के ऊपरी हिस्से में जा लगी थी, जिससे टाइगर का ऊपरी जबड़ा टूट गया था, और फिर गोली उसके गले में चली गई थी, जिसके कारण बुदबुदाने की आवाज़ आई थी, जो हमने उसके गुर्राने के साथ सुनी थी। उसकी दूसरी गोली उसके दाहिने कंधे से होते हुए पेट में जा लगी थी, और उसका तीसरा शॉट चूक गया था। अगले 4 दिनों के दौरान हमें नरबख्शी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, और लोकल लोगों ने इस टाइगर के मारे जाने पर हमें बधाई देना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों की राय थी कि ये वही बाघ था जिसने मनुष्य और मवेशियों दोनों को मार डाला था, लेकिन हम सच जानते थे और इस बात पर कायम रहे कि देर सबेर हमें एक और इंसान के मारे जाने की खबर मिलेगी। वो 4 रातें हमने आदमखोर से मिलने की उम्मीद में चीतल द्रूग तक सड़क पर और सभी जंगल के रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए बिताई, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 5वें दिन दोपहर से कुछ देर पहले वह खबर आई जिसका हमें डर था, लेकिन जिसका हमने अनुमान लगाया था। चीतल द्रुग में सेनापति द्वारा भेजे गए 3 इन्फॉर्मर्स के रूप में हमें बताया गया कि पिछली शाम को 14 साल की उम्र के एक लड़के को बाघ एक छोटे से गांव से ले गया था, जो योगी मठ की पहाड़ी के दक्षिण ढलान के ऊपर स्थित था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह चीतल द्रुग शहर के दक्षिण में स्थित है, और इसके शिखर पर एक प्राचीन किला मौजूद है। कार से वहां जाते हुए हमने गांव का दौरा किया, और हमें उसके बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके दरवाजे से पिछली शाम को सूर्यास्त के समय उस लड़के को टाइगर द्वारा ले जाया गया था। क्योंकि गांव के दक्षिण का इलाका व्यवहारिक रूप से खाली था, गांव के निवासियों के साथ यह विश्वास करना सही था कि बाघ अपने शिकार को पहाड़ी पर ले गया था, और शायद उस समय उस किले में आश्रय ले रहा था। शव की खोज में सही तरह से प्रयास नहीं किया गया था, और हमारे पास दिन के केवल 4 घंटे बचे थे जब हमने आधा दर्जन लोगों की एक पार्टी को इकट्ठा किया और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। जल्द ही स्पष्ट हो गया कि बाघ अपने शिकार को पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले मुख्य पगडंडी मार्ग तक नहीं ले गया था, जिस पर हम आधे से अधिक चढ़ गए थे।
और शिकार का कोई अवशेष या निशान हमें अब तक नहीं मिला था। जैसे जैसे हम चट्टानों पर आगे बढ़े, लोगों को सभी दिशाओं में देखने का निर्देश दिया ताकि हमें कुछ पता चल सके। और अब काफी ऊपर चलने के बाद इनमें से एक व्यक्ति ने हमारे बाईं ओर लगभग 1/4 मील की दूरी पर एक पेड़ पर गिद्धों को बैठे हुए देखा। कंटीली झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अंत में हम लड़के के अवशेषों पर पहुंचे, जिसे इस समय तक गिद्धों ने पूरी तरह से खा लिया था। हड्डियों के ऊपर बैठने का कोई फायदा नहीं था, खासकर जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जानते थे कि हत्यारा ऐसे भोजन पर बहुत ही कम वापस आता है। फिर भी मैक और 2 लोगों ने मेरे मचान को उस पेड़ पर बांध दिया जिस पर गिद्ध बैठे थे और वहीं रहने का फैसला किया, जबकि मुझे लगा कि मेरे पास बाकी पहाड़ी पर चढ़ने और खंडरों के बीच देखने के लिए पर्याप्त समय था। रास्ता पकड़ते हुए मैं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और शाम 5 बजे के बाद खंडर पर आ पहुंचा। किले की दीवारें बहुत पहले ही झज्जर हो चुकी थीं और लैंटेना और कंटीली झाड़ियों ने इस क्षेत्र के साथ साथ बाहर की पुरानी खाई को भी अब ढक दिया था। इस समय पार्टी के 4 लोगों ने बाहर रहने का फैसला किया, मेरी वापसी का इंतजार करने के लिए। वे एक ऊंचे अंजीर के पेड़ की सबसे ऊपरी शाखाओं पर चढ़ गए थे। सावधानी से आगे बढ़ते हुए मैंने आसपास के लैंटेना से कुछ ऊंचाई बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो गिरी हुई दीवार के ऊपर बने रहने का प्रयास किया, क्योंकि उन झाड़ियों में टाइगर कहीं भी छुपा हो सकता था। किले तक जाने की यात्रा कठिन थी और जब तक मैं किले के ऑपोजिट एंड पर पहुंचा, मैं थकने के कारण जोर जोर से सांस ले रहा था और पसीने से भीग चुका था। वर्षों पहले मैं इसी किले में आया था और मुझे पता था कि किले की दीवारें अब और भी गिर चुकी थीं और हर जगह अब लैंटाना छाया हुआ था। मैं लैंटाना के बीच से होकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि मुझे ऐसा करना होगा। वक्त भी मेरे खिलाफ था, इसलिए देरी से बचने के लिए मैंने आखिरकार लैंटेना में चुपचाप जितना संभव हो सके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा चलना जल्द ही असंभव हो गया, क्योंकि छोटे छोटे कांटों से ढकी लैंटेना की टहनियाँ हर कदम पर मेरे कपड़ों से अटक जाती थी और जब मैं उनके बीच से गुजरता था तो काफ़ी शोर भी मचता था। मेरी सिक्स सेंस ने मुझे चेतावनी दी कि बाघ मेरे करीब था और मुझ पर हमला करने के क्षण का इंतजार कर रहा था, जो कि बहुत जल्द होता अगर मैं लैंटेना से बाहर नहीं निकलता। मैंने इन चेतावनियों को अक्सर अनदेखा कर दिया था, इसलिए अपनी सतर्कता को 3 गुना बढ़ाते हुए और सभी दिशाओं में देखते हुए मैं ऊंचे स्थान की ओर आगे बढ़ा। पहले 30 गज, फिर 20 गज, फिर 15 गज और फिर लैंटेना से मेरी बाईं ओर एक बाघ का गुर्राता हुआ सिर उठा। उसके कान पीछे की ओर झुके हुए थे, जिससे मुझे पता चला कि वो मुझ पर छलांग मारने के लिए तैयार था। उसके जबड़े उसके चमचमाते केनाइंस को दिखाने के लिए खुले हुए थे। जैसे ही टाइगर आगे की ओर बढ़ा, मेरी गोली उसके खुले मुंह में जा लगी। ऊंची जमीन हासिल करने के लिए अंधाधुंध दौड़ते हुए मैंने लैंटेना में अपना रास्ता खो दिया। कांटों ने मेरे मांस और कपड़ों को फाड़ दिया, जबकि मेरे पीछे अफरा तफरी मच गई थी। मेरी गोली ने उसके सिर के पीछे के हिस्से को खोल दिया था। उस बाघ ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और जब मैंने 15 गज की दूरी तय कर ली तो वह अपने सिर के पीछे एक बड़े लाल छेद के साथ मुझसे केवल 2 गज की दूरी पर था। भयभीत होकर मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी गोली उस बाघ पर चलाई और चकनाचूर होकर वह अपनी तरफ गिर गया। मैं खंडर के एक टुकड़े पर बैठ गया, साथ ही बीमार और बेहोश हो गया था। 10 मिनट बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने सामने पड़े हुए उस टाइगर को छोड़कर उस पेड़ पर लौट आया जहां मैंने अपने 4 लोगों को छोड़ा था। बाघ पर चली 4 गोलियों और उसकी गुर्राहटों को सुनकर मेरे लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं शायद मारा जा चुका था और वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि क्या उन्हें पेड़ से उतरकर जल्दी से अपनी बस्ती में वापस जाना चाहिए या बाकी की रात पेड़ में बितानी चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट था
कि उन्होंने मुझे दोबारा जीवित देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें इकट्ठा करते हुए हमने मुश्किल से 1 फरलॉन्ग की दूरी तय की थी जब मैक और अन्य 2 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। मैक जहां बैठा था उसने भी मेरी 4 गोलियों की आवाज़ सुनी थी और वे एक पक्के दोस्त की तरह मेरी मदद करने के लिए जल्दी आके बढ़ गया था। वैसे भी मुझे फटा हुआ, खरोंचा हुआ और लैंटेना के माध्यम से मेरी स्किन से खून बहता हुआ देख के उसका चेहरा चकनाचूर सफ़ेद हो गया और वह मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ये सोचते हुए कि मुझे कुचल दिया गया था। वहाँ बैठकर मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था और साथ में मैंने अपनी पाइप से धुएं के बादल बनाए। वास्तव में मैं टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि मैंने तंबाकू का पाइप पी लिया था, जिसे मैंने सोचा था कि अब मैं कभी भी नहीं पी पाऊंगा जब मैंने उस भयानक चेहरे को देखा जो मुझे मारना चाहता था। बाद में उस रात हमने बाग को नीचे उतारा, कार पर चढ़ाया और चीतल दुर्ग ले गए। जैसा कि हमने उम्मीद की थी, वह मादा निसंदेह आदमखोर थी और उसने ही उस 14 साल के लड़के को मार डाला था। मेरे प्रति इसकी अग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता ने भी इस बात को उचित ठहराया। अगली सुबह जानवर की खाल उतारते समय अमलदार हमसे मिलने आए जो उस शैतान को देखना चाहते थे जिसने हौस दुर्गा में उनकी रिश्तेदार उस छोटी लड़की को मार डाला था। साथ ही में जिला वन अधिकारी और अन्य अधिकारी और सैकड़ों निवासी हमसे मिलने आए। उस शाम देर हो चुकी थी जब हम 2 बाघों की खाल के साथ बैंगलोर के लिए रवाना हुए, जिसमें से एक कैटल लिफ्टर और एक मैन ईटर ने एक असाधारण और अनसुना कॉम्बिनेशन बनाया था। संयोग से बाघिन की खाल उतारने से उसके आदमखोर बनने के कारण का कोई संकेत नहीं मिला। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस जिले के पीछे आदमखोरों का एक लंबा इतिहास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और मेरी राय है कि ये बिना किसी वजह के एक आदमखोर के रूप में सामने आई थी। इस तरह का स्पष्टीकरण उसके साथी के लिए भी जिम्मेदार होगा। वह बड़ा मेल टाइगर जिसे मैक ने गोली मारी थी, वह एक सामान्य कैटल लिफ्टर था जिसने मानव मांस को कभी छुआ नहीं था। बाघिन शायद इस मेल टाइगर से संभोग के मौसम के दौरान ही मिली थी जो अभी खत्म हुआ है। ये नवंबर से जनवरी तक चलता है और उसके साथ इतने लंबे समय तक नहीं रही थी कि उसे अपनी आदमखोर आदतों से एक आदमखोर में बदल सके। यदि उसने बच्चे दिए होते तो उसने निसंदेह अपने शावकों को इंसानों का शिकार करना सिखाया होता, जैसा कि उसे खुद सिखाया गया था, और इस तरह उसने उस जिले के आदमखोरों की पीढ़ियों को आगे बढ़ाया होगा। तीसरा बाघ जिस पर हमें संदेह था कभी सामने नहीं आया, क्योंकि जाने से पहले हमने सभी अधिकारियों के साथ साथ लोगों को भी सूचित किया था कि अगर तीसरे बाघ के बारे में सुना जाए तो तुरंत हमें सूचित किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें लगा कि शायद तीसरा बाघ भी आदमखोर हो सकता था। लेकिन कई महीने बीत गए और हमें यह खुशखबरी मिली कि योगी मठ के शिखर पर उस बाघिन की हत्या के बाद जिले भर में मानव शिकार की सभी खबरें बंद हो गई थी। फ्रेड टॉड के साथ साथ और बाकी सभी विक्टिम्स का बदला अब लिया जा चुका था। तो दोस्तों, ये थी हौस दुर्गा होलालकेरे के धारीदार आतंक की कहानी। मुझे आशा है कि आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। मैं जल्द ही केनेथ एंडरसन सर की किताब 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग से एक और कहानी के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वापस आने के लिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। गुड नाइट।